आज स्थिति यह है कि यहाँ जो सत्तासीन पार्टी है उसका वजूद लगभग लगभग नील रहेगा, क्योंकि ये फौरेबी सरकारें हैं। ये जैसे कहते हैं कि अ, हमको 70 साल का लूटा हुआ देश मिला। ये देश 70 साल का लूटा हुआ मिला। इसके पहले जब कांग्रेस हुकूमत थी, कांग्रेस किसके आगे लाए? उसको तो 800 साल का लूटा हुआ देश मिला था। 500 साल मुगलों ने लूटा था, 300 साल अंग्रेजों ने, 250 साल करीब, तो 750 साल का लूटा हुआ देश मिला हुआ था। इसके बाद वो जो पिछली सरकारें थी, देश को सर्वोपरि स्थान के, हिंदुस्तान को विश्व के पटल पे रखा था। अब ये रो रहे हैं, ये 50 साल है, ये 60 साल रो रहे हैं। जिसका रोने का मन है, अच्छा ये रो क्या रहे हैं? ये इन्होंने समाज तो देखा नहीं। ये हिमालय पे तपस्या करने चले गए थे, तपस्या करके अवतरी थे, तो अवतारी पुरुष हैं, उनके मुंह में जो आ जाए वो जय शंकर की, जय भोले की है। वो तो हिमालय पे रहे हैं, उनको यहाँ की रीति रिवाजों से क्या लेना देना। और उन्होंने ये देश जो है, आज़ादी जो हम लोगों को मिली है, तो इसमें भिन्न है भाषा, भिन्न है वेश, भिन्न है भाषा, भिन्न है भेष, फिर भी मेरा भारत एक है। अब ये लोग क्या चाहते हैं? सिवाय हिंदू मुसलमान के पास, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो देश हिंदू मुसलमान से नहीं चलेगा। ये देश की आजादी हुई, इसमें समस्त जातियों ने, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सरदार भगत सिंह रहे हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद रहे हो, चाहे अशफाकुल्लाह रहे हो, चाहे राजेंद्र लाड़ी रहे हो, चाहे बंगाल के बिमलदा रहे हो, आदि आदि पता नहीं कितने लोगों ने इस देश को की में आहुतियां दे के इस देश को स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुस्तान को नई रास्ता दिखाई। तो क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के आसार हैं? सत्ता परिवर्तन के आसार हैं ये, और आसार अभी फिलहाल, अब आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, अभी तो हमको अखिलेश का हाँ एहसास हो रहा है कि एक ये युवा नेता है, पढ़ा लिखा है, और बाप और चाचाओं से हटके है, और युवाओं को वो तवज्जो देता है। तो युवा की ही एक इस देश में ऐसी होती, जिधर देश को अगर सच्चा नेता मिल गया यूथ, तो वो बहा ले जाएगा उधर ही। जाहिर सी बात, जब बदरका से बात हो रही, युवा आवाज उठ रही, चंद्रशेखर युवा चंद्रशेखर जी थे जो हमारे सम्मानीय हैं, और सब वहां से अगर युवा की आवाज उठ रही है और अखिलेश की मांग हो रही है, उनकी बात कही जा रही, तो इस बार निश्चित तौर पर कुछ सत्ता परिवर्तन हो सकता है। अच्छा, एक और सवाल आपसे, जो आपने कहा कि आप समाज सेवी भी रहे हैं, हाँ, समाज सेवा भी कर रहे हैं, तो अभी कोरोना काल के दौरान आप कैसी स्थिति रही यहाँ इधर बदरका की, उन्नाव में जैसे कि लाशें भी बहती मिली, तो क्या स्थिति कोरोना की दूसरी लहर में क्या स्थिति रही? देखो, कोरोना बहुत भीषण स्थिति में था, और ईश्वर न करे कि ऐसे दिन हमें, चाहे बाप रहा हो, चाहे बेटा रहा हो, चाहे पति रही हो, चाहे पत्नी रहा हो, चाहे नाती रहा हो, चाहे पोता रहा हो, चाहे लड़का रहा हो, अगर कोरोना में डेथ हुई है तो जेसीबी से वो उठाया गया है, किसी को वो मिट्टी नहीं देखने को मिली। तो ये दुर्दिन काल था, और यहाँ सरकारें तो लकीरें पीटा करती हैं, और ये जो चुनाव हुआ था पंचायत का, हजार अध्यापक शहीद हुए उस कोरोना में, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी मानने नहीं तैयार थे। वो क्योंकि योगी हैं, मतलब महंत हैं, बाबा हैं, तो उनके विषय में क्या कहा जाए। उन्होंने तो 2 ही 3 मृत्यु मानी थी कि 2 या 3 मरे हैं। और ये जो लाशें, अगर आप लोगों ने उन लाशों का विवरण कहीं छाप दिया तो आपके प्रेस में
छापा पड़ जाएगा, प्रेस नहीं चल पाएगा। और आप लोग भी अगर सत्ता के हिसाब से नहीं बोले तो विज्ञापन भी नहीं पाओगे और एक दिन रह भी नहीं पाओगे। चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, न विज्ञापन मिलेगा और न वो नौकरी में रहेगा। अगर पिछले अखिलेश सरकार की तुलना करें और इस मोदी सरकार की तुलना करें तो आप किसको बेहतर पाते हैं? योगी सरकार पर? हमको तो नहीं नजर आ रही इसकी विशेषता कुछ। इस योगी सरकार की और अखिलेश सरकार ज्यादा बेहतर थी। इस योगी सरकार भाई हर जगह जो ढर्रा पहले हुआ करता था वो ढर्रा आज भी चल रहा है। इधर कोई हमको राजनेता भी नहीं दिखता है जो राजनीति में उस पार्टी से एक्टिव हो। कोरोना काल में कोई नहीं दिखा दे। कम से कम इस महामारी पीरियड में हम तो धन्य मानते हैं उन नेताओं को जिन्होंने अकूत धन इकट्ठा किया है। जिस समय ऑक्सीजन की कमी थी तो हमारी पूर्व सांसद अन्नू टंडन ने उन्नाव जिला अस्पताल में फ्रांस वाली 25 ऑक्सीजन की किटें दान दी थी। उन्नाव जिले के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी नहीं न रहेगी और थी तो, लेकिन अब भविष्य में वो कमी न इस समय है और न कभी भविष्य में रहेगी, क्योंकि फ्रांस वाली मशीनें उन्होंने दान दी है। पैसा सबके पास होता है। राजनीति का मतलब पैसा है तो पैसा उसका ऐसा उपयोग करो कि आम जनता उसका उपभोग करे। लेकिन धन्य है मैं उन नेता को नमन करता हूँ, अन्नू टंडन को नमन करता हूँ जिन्होंने उन्नाव जिले की जनता की निरीहता को देख के उन्होंने जो कुछ भी दान किया वो जिला अस्पताल को ऑक्सीजन की किटें दान की। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप कह रहे कि नेता वही जो बाहर निकले कोरोना काल के दौरान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार कह रहे हैं कि हम सक्रिय रहें और वो सक्रिय रहे। हाँ तो सक्रिय रहे होंगे। हम गांव के व्यक्ति हैं तब ज्यादा उनकी सक्रियता और निष्क्रियता तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हमारे जिले में सारे नेताओं के पास ऐसा कोई नेता नहीं जिसके पास पैसा न हो। और या वो चाहता तो वो लोग चाहते तो कुछ न कुछ जिले में कर सकते थे, लेकिन ऑक्सीजन से बहुत आदमी मरा पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। कोरोना काल में ऑक्सीजन से त्राही। जी आप सही कह रहे हैं। अगर अन्नू टंडन की तरह ही सारे जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लिए व्यवस्था करते तो शायद ऐसी दुर्गति ना होती। नहीं, सारे जिला अस्पतालों की कायाकल्प हो जाता। कोई गोद ले लेते और हाँ उसको नहीं, हॉस्पिटल को गोद लेते। हॉस्पिटल को अगर गोद जनप्रतिनिधि रहते तो गोद ले लेते तो बिना ऑक्सीजन के किसी की जान न जाती। बस ये। अच्छा जैसे हम उन्नाव की अगर बात करें तो उन्नाव में तमाम ऐतिहासिक स्थल है। बदरका है, आपका माता सीता का क्या नाम उसका, माता सीता का स्थान जो है परियार है, बिठूर भी आता है। ऐसे तमाम ऐतिहासिक स्थल बहुत मतलब जो फेमस है वो। लेकिन उन्नाव का पिछले करीब अगर बात करें पिछले कुछ सालों में तो उन्नाव की मतलब बड़ी इंटरनेशनल पटल पर बड़ी गलत छवि गई है। जैसे कि जो यहाँ क्राइम के मामले हुए, बात कुलदीप सेंगर की हुई है, या ऐसे जो मामले हैं इन्होंने उन्नाव को बड़ा मतलब उस तरीके से पेश किया है। नहीं, अब ये क्राइम वाली तो बात हम नहीं ज्यादा इसमें इसलिए नहीं बहस करेंगे कि ये आदिकाल से जमाने से चला आ रहा है क्राइम, लेकिन उन्नाव जिले में वो क्राइम नहीं है जो अब हो चुका है। वो स्थिति नहीं है। उन्नाव काफी हद में क्राइम में ठीक है, लेकिन मोदी जी की एक बात हम जरूर योगी जी की करेंगे। ये कह रहे थे, इनका मुद्दा था कि गुंडे बदमाश को हम धरती के नीचे से निकाल लेंगे। तो आज भी हमारी नौनिहाल बच्चियों का
जो स्कूल जाती हैं महिलाएं, वो अभी भी सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर वैसे कहर ढाया जा रहा है। अब हम पहले तो होता तो हम सब वो लिस्टेड कर लेते कि बताते कहाँ कहाँ यहाँ, लेकिन ये केवल बातें हैं। एक सवाल और, अब कहा जा रहा है कि जैसे विकास दुबे कांड हुआ या कुछ और हुए, तो कहा जा रहा है जो कथित तौर पर यूपी के ब्राह्मण इस बार बीजेपी से नाराज हैं, और बदरका में हम आपसे बात कर रहे हैं तो मुझे उसका साफ साफ वो दिख रहा है। नहीं, देखो, जब सत्ता का कोई सत्तासीन होता है तो कुछ लोग सत्ता से लोग जुड़े रहते हैं और वो अपने नेता को नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन वास्तविकता ये है कि वजूद बहुत घटा है बीजेपी का ब्राह्मणों के बीच। अब ब्राह्मणों के भी बीच में घटा है। ब्राह्मण का को केवल पता नहीं क्या नेताओं ने समझ रखा है कि ब्राह्मण को चुनाव के मुद्दे में जब आता है तो उसको सभी जातियां अपनी ओर घसीटने का प्रयास करती हैं। ब्राह्मण उसको कहते हैं पांडित्य। जिसके अंदर पांडित्य हो, काबिलता हो, योग्यता हो, वो जल्दी टूटता नहीं है। वो अपना उपभोग और अपना उपयोग अच्छी जगह में करने का प्रयास करता है। अब सारे ब्राह्मणों को तो हम नहीं तुलना कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर उसकी सोच अलग होती है। वो जाति में के बहाव में नहीं बहता है कि ये फला बिरादरी के या फला बिरादरी के। अरे बिरादरियां क्या हैं? बिरादरियां होती हैं, लड़की और लड़के का हम संबंध करने जा रहे हो तो अच्छा घराना ढूंढा जाता है कि अच्छा घराना ढूंढो। अब इसमें वोटों के मसले में जातिवादिता होनी भी नहीं चाहिए। जो अच्छा लीडर हो, चाहे किसी भी जात का हो, उसके पीछे लग जाओ, उसकी जिंदाबाद बोलो कि ये अच्छा कार्य करे और देश और समाज को कुछ दे। बिल्कुल आपका कहना सही है कि वोटिंग के समय जो है ना जातिवाद पर ही रहना नहीं चाहिए। तो उपेंद्र तिवारी जो योगी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया उरई में कि 95% पेट्रोल तेल के रेट ज़्यादा है ही नहीं, यहाँ पर बहुत कम है, और जो है इससे अपेक्षा जैसा कि सरकार ने हमने सब 100% को टीकाकरण किया है, लोगों का कोरोना मुफ्त इलाज कर रहे हैं, दवाई, कढ़ाई और सिलाई तमाम चीजें उन्होंने गिनाई कि मुफ्त मिले। उस हिसाब से देखा जाए तो पेट्रोल का रेट कम है, पेट्रोल का रेट कोई ज्यादा है ही नहीं, और 95% ही लोग यूज ही नहीं करते इसको। पेट्रोल और डीजल के दाम तो अनाप शनाप बढ़े हैं, चाहे रसोई गैस हो। मनमोहन जी के रिजीम में 450 रुपए की थी, इस समय 1000 रुपए की लमसम गैस है। अब इसको बढ़ोतरी न माने सरकार तो न माने। डीजल और पेट्रोल 4050 रुपए में था, अब 110 के इर्द गिर्द है। अब इसको सरकार महंगाई न माने, जो दूने के ऊपर चला गया है। तो महंगाई किसको कहते हैं? कड़ुआ तेल जो 80-90 में था वो 200 पार कर चुका है। तो अब सरकार इसको जो धर्म की दूने पर बेच रही, अगर इसको भाई इससे भी ज्यादा अगर दूने से ऊपर 210 से भी ऊपर बेचे तब उनको महंगाई नजर आवे, तो नहीं बता रहे हैं कि महंगाई है कि नहीं है। लेकिन हमारा मानना ये है कि आम जनता भी देख रही है, आप लोग भी देख रहे हो कि महंगाई किसको कहते हैं। कि जब दूने रेट पे 5 साल में 7 साल में जब दूने रेट में सामान बिक रहा है तो महंगाई किसको कहते हैं? क्या सरकार का कहना है प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है? पता नहीं किसकी आय बढ़ी है भाई। जो सरकारी नौकरी कर रहा है आय उसकी बढ़ी है। यहाँ 80% तो किसान है। 80% तो यहाँ किसान है गांव में। अच्छा, यहाँ किसान है नहीं, छोटे छोटे किसान हैं।
यहाँ इस क्षेत्र में उन्नाव जनपद में छोटे किसान हैं और पूर्वांचल और ये पश्चिमोत्तर, यहाँ पर पश्चिमोत्तर वगैरह में यहाँ बड़े 250, 300, 400, 500 बीघे के काश्तकार हैं। अब इसके बावजूद अगर किसानों को किसान न मानो, किसानों की बात न कहो, है मेरा हिंदुस्तान कहाँ, वो बसा हमारे गाँव में। हिंदुस्तान गाँव में बसा है। अब उन किसानों को आप किसान नहीं मानोगे जो गांव में मर रहे हैं। इन्होंने कहा था, मोदी जी ने कहा था कि हम सबको रोजगार देंगे, तो रोजगार उन्होंने दिया। अगर घर में 4 लोग हैं, 2 आदमी रात में गाय ताक रहे हैं खेतों में, दो सुबह, तो 4 आदमियों को रोजगार मिला। इस प्रकार के रोजगार मिले हैं। लेकिन मनुष्य और किसान और आदमी जनता जहाँ की ही उसी स्थान पे है। और रही बात ये महंगाई वाली बात जो बता रहे हो, ये कहाँ से आय बढ़ गई भाई? यहाँ हर घर में तो सरकारी नौकरी है नहीं। जो सरकारी नौकरी की बात, वेतन की बात कर रहे हैं, पैसा कहाँ से बढ़ेगा? इधर आदमी मर रहा है। जितना भी यहाँ शहरों में नौकरी करने जाता था, वो क्या स्थिति थी? सारी दुकानों में जिन व्यापारियों के यहाँ, जिन बिजनेसमैनों के यहाँ लोग नौकरी करने जाते थे, सबने अपने अपने शटर डाउन कर दिए थे। तो आदमी कहाँ से पैसा लावे? ये स्थिति है।